तब पढ़ाई हो रहा है? पढ़ो जी पढ़ो, है ना। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़िए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले मैंने रिफ्लेक्शन का सारा पॉइंट बता दिया, न्यूमेरिकल भी बता दिया है, उसका रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन सारा मैंने समझाया है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग। तो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले आइए हम समझते हैं कि क्या है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे 2, 3, 4 बहुत सारा मीडियम का काम होता है। जैसे कि ये एक मीडियम है ना। इस मीडियम में अगर कोई रे आता है, ये एक सपोज कोई मीडियम है, कोई मीडियम है, हम लोग बता नहीं रहे कि एयर है कि वाटर है, ग्लास है, क्या है। तो सपोज एक इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे इंटरफेस से टच करेगा, यानी कि एयर या अदर मीडियम से टच करेगा, तो वो अपना इंटेंसिटी चेंज करेगा, यानी कि स्पीड चेंज हो जाएगा लाइट का। इस प्रोसेस को ही हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे। तो the bending of ray of light when it passes from one medium to another medium, bending of light passes from one medium to another medium is called refraction. अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है? सपोज यहाँ पे आप देखिए एक ये आपका इंसिडेंट रे है, ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ये आ रहा है, ये कोई अलग मीडियम है, यहाँ से मीडियम चेंज है, तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम का मतलब कि एयर या खुला या इधर होगा ग्लास या वाटर। तो जैसे ही आपका रेयर से डेंसर मीडियम में आएगा, इस लाइट को सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया? टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर चला गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। फ्रॉम एग्जाम्पल, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर into water, it slow down, causing it continue to travel at different angle or direction. one medium से other medium में जाएगा, तो ये different एंगल में ये बैंड होते जाएगा। ये डिपेंड करता है मीडियम पे। अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। इसी वजह से आप ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो देखते होंगे, स्टार हम लोग अगर सपोज कोई इंसान यहाँ से ये आँख से इसको देख रहा है, तो ये अगर स्टार यहाँ पे है तो एक्चुअल ये दूसरे पोजीशन पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ से अलग अलग मीडियम में होकर लाइट ट्रेवल करके हमारे आँख तक आता है, जिसके वजह से इसका पोजीशन चेंज हो जाता है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन इज काउज्ड बाय द चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड की वजह से, उसका डायरेक्शन की वजह से स्पीड चेंज हो जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसमें 2 लॉ है एनसीईआरटी के हिसाब से। फ्लोइंग आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the incident ray and refracted ray and the normal to interface to transparent medium at the point of incidence all lies in the same plane. Just like ये ग्लास स्लैब है, अगर कोई लाइट यहाँ जा रहा है, यहाँ से जो इंसिडेंट रे है और इसके बीच में नॉर्मल है, टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये एयर ट्रांसपेरेंट है और ये ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, तो जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है सारा एक ही पॉइंट पर लाइज करेगा। पहला रूल हो गया। दूसरा है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस और टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज नॉन एज स्नेल लॉ, इसको स्नेल लॉ भी बोलते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड आर is the angle of reflection, then तो sin I by sin R इक्वल टू होता है कांस्टेंट। सपोज दो हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि सपोज मान लीजिए कि हम लोग एक रे ले रहे हैं और ये आपका इंसिडेंट रे
एंगल ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ से ये नॉर्मल है तो ये टू अदर नॉर्मल हो जाएगा, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप से 45 का वैल्यू लिखेंगे 1/√2 1/2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यानी कि जो भी इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.144 समथिंग। तो ये इतना समझ में आ गया होगा। उसी तरह से दूसरा जो है हम लोग तीसरा देखेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि जो लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा वो चेंज नहीं होता है, स्पीड चेंज होता है। और इस मतलब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा तो उसका स्पीड। इंपॉर्टेंट टर्म रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है उसको समझते हैं। तो ये मेरा एक इंटरफेस है, ये मेरा क्या है इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे एक रे आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये आपका नॉर्मल हो जाएगा दोनों फेस के लिए, यानी कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के। तो सपोज अगर रेयर मीडियम से कोई रे आ रहा है और वो इंटरफेस किसी पॉइंट यानी कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम के जो पॉइंट है वहाँ पे टच करेगा तो ये अंदर अगर इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए लेकिन ये क्या करेगा बैंड कर जाएगा टुवर्ड द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की ओर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग अब समझेंगे। तो पहला है एक्स और एक्स डैश इंटरफेस ऑफ प्लेन सरफेस सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडिया इज कॉल्ड इंटरफेस। मतलब सपोज इधर एयर होगा, इधर आपका ग्लास होगा, तो दो फेस के जो इंटर टच बॉडी होता है या इंटर टच फेस होता है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेस। ए ओ इंसिडेंट रे है, एन डैश नॉर्मल है, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ओ बी जो है आपका रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब दो तरह का मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा और एक आपका रेयर मीडियम होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाई, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी लो। अगर कोई मीडियम डेंसर होगा तो वहाँ स्पीड क्या होगा, डेंसर में आपका स्पीड क्या हो जाएगा लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा वहाँ पर, जैसे कि ग्लास। उसी तरह से रेयर मीडियम ऑप्टिकल डेंसिटी इज लो, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा लो होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम विल बी हाई, और यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा हाई होगा। जैसे कि सपोज समझिए यहाँ पर एक हम लोग एयर ले रहे हैं, यहाँ पर एयर ले रहे हैं और नीचे अगर हम लोग ग्लास ले रहे हैं तो आप किस मीडियम में चलना आसान होगा, तो हम लोग को एयर में चलना आसान होगा, इजी से हम लोग मूव कर पाएंगे। लेकिन ग्लास में हम लोग जैसे जाएंगे थोड़ा सा हम लोग को परेशानी होगा, बहुत है ना तेजी से नहीं भाग सकते क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं। तो इसके हिसाब से जहाँ पर इजी लाइट पास होगा उसको हम लोग रेयर बोलेंगे, और जहाँ पर लाइट थोड़ा स्लो पास होगा या रुकेगा उसको हम लोग डेंसर बोलेंगे। ये दो पॉइंट है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि रेयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है और डेंसर में लाइट का स्पीड कम होता है, यानी कि स्लो हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट। अब इसके दो कारण हैं, रिफ्रैक्शन होता है दो कारण, टू कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट ट्रेवल from a rare medium to denser medium it bends toward the normal। अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर लाइट जा रहा है तो टुवर्ड द नॉर्मल की नॉर्मल की ओर चलाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होगा रिफ्रैक्शन से, एंगल ऑफ इंसिडेंट बड़ा होगा रिफ्रैक्शन से। When light travel from a denser medium to a rare medium, it bends away from the normal। अगर रेयर मीडियम से कोई लाइट डेंसर मीडियम से कोई लाइट जा रहा है और उसको रेयर मीडियम जाना है तो अवे फ्रॉम द, जस्ट लाइक आप देखोगे कहीं रोड है ना, कहीं रोड है और रोड में अगर ब्रेकर नहीं है तो गाड़ी बहुत स्पीड जाता है, लेकिन जैसे ही ब्रेकर आता है गाड़ी को स्लो होना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे डेंसर मीडियम में लाइट स्लो जाएगा, लेकिन जैसे उसको रेयर मिलेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर
नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ये एन आई मतलब कि ये आपका मीडियम को बता रहा है। इस टर्म में n2 n की मीडियम बड़ा होगा, इस टर्म में जो होगा n1 मीडियम छोटा हो जाएगा। अब इस टर्म को समझते हैं, रिफ्रैक्शन इन द केस ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब। अब ये ग्लास स्लैब है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है, ठीक है। उसके बाद ये ग्लास आ जाता है, फिर नीचे क्या होगा, एयर मीडियम आएगा। कहने का मतलब कि जो इंसिडेंट है एयर से चलकर फिर अगेन जो एयर में आएगा, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लास स्लैब से समझते हैं। तो ये देखिए जो EO है, EO इंसिडेंट रे है, ये ग्लास स्लैब ही है, कुछ इस टाइप का ग्लास स्लैब होता है, इसे ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो ये जो लाइट आ रहा है EO इंसिडेंट रे है। उसके बाद हम लोग n डैश एक नॉर्मल लेते हैं, उसके बाद एक m और m डैश नॉर्मल लेते हैं। तो ये आपको पता है ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। अभी जस्ट मैंने बताया था कि रेयर से डेंसर में लाइट आएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल की ओर चला जाएगा, इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन टुवर्ड द नॉर्मल चला। फिर ये लाइट अब ये डेंसर से है ना रेयर में जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा, तो क्या होगा, टुवर्ड द नॉर्मल, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे टर्म बन रहा है, जैसे O डैश रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, O डैश क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, O डैश H इमर्जेंट रे हो जाएगा, O डैश L O डैश और L यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एंगल I, ये एंगल I एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल R2 और इक्वल टू एंगल E यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। यानी ये जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो इंसिडेंट रे है सेम मीडियम से चला था और सेम मीडियम में पहुंच जाएगा, उस जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये जो ग्लास देख रहे हैं जितना मोटा है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं थिकनेस T, यानी कि ये आपका हो जाएगा T, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो द इमर्जेंट रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे क्या होता है, पैरेलल होता है इंसिडेंट रे के, और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और एक्चुअल पाथ जो इंसिडेंट रे का है उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड, अभी लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। अब ये ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। दूसरा है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों इक्वल होता है। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेली लाइफ, आप अपने डेली लाइफ में इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, देख सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल आपको कमेंट में बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ए पेंसिल डिप्ड इन वाटर अपीयर टू द बेंट। आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास के अंदर जैसे पेंसिल को डालोगे तो पेंसिल थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखेगा। या बॉटम ऑफ वाटर टैंक अपीयर टू राइज, या आपका बकेट में पानी भरिए तो नीचे का बॉटम लगेगा उठा हुआ। या कभी आप तालाब वगैरह साइड में गए होंगे या नदी साइड में गए होंगे तो जब मछली उसमें स्विंग करते रहती है वो लगेगा कि ऊपर है लेकिन एक्चुअली में वो नीचे रहता है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिखता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, है ना। अगर वीडियो को समझ में आया है तो आप इसको फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़ाइए और इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे।